जो हमारी ट्यूटोरियल होने वाला है दैट इज अबाउट विजिट वीजा फॉर द होल्डर्स हु हैव पाकिस्तानी पासपोर्ट, क्योंकि रिसेंटली मैंने अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई किया था एंड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली आई हैव रिसीव्ड द वीजा और इंशाल्लाह दे विल बी कमिंग सून। ऑल्सो मैंने अपने भाई के लिए भी अप्लाई किया था फॉर यूएई, बट वहाँ पे यूएई में अपॉइंटमेंट अभी बहुत देर से चल रही लेट मिल रही है। So that is also in a process. So it doesn't only apply to the parents, मगर अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है या आपने अपने फैमिली के किसी भी मेंबर को बुलाना है, स्पाउस को बुलाना है, तो हु इज अ पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर, आप उनके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट अ स्मॉल प्रेजेंटेशन हियर। Sorry guys, I'm not used to using Google Meets. Just a moment. Entire screen. Okay, I hope आप लोगों को okay, is my screen visible to you guys? जी श्योर ही आप स्टार्ट कर दें। Okay जी, again, for anyone who wants to apply for a visit visa, पाकिस्तानी होल्डर, आप उसके ऊपर ये एप्लीकेबल होता है, बट कंडीशन ये है कि वो आपका ब्लड रिलेटिव हो या स्पाउस हो। सो दीज आर द मेन थिंग्स। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होंगी। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, उसका लिंक एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मैंने डाल दिया, सो यू कैन डाउनलोड इट। जस्ट मेक श्योर इसमें आप अप टू डेट इंफॉर्मेशन दें और एज ऑनेस्ट एज पॉसिबल आप अपनी इंफॉर्मेशन दें इसमें। उसकी वजह ये होती है कि ये चीजें वेरीफाई करते हैं। यू ऑल व्हेनेवर यू अप्लाई फॉर अ विजिट वीजा टू एनी कंट्री, सबसे लॉजिकल चीज जो आप कर सकते हैं, एवरीथिंग शुड कनेक्ट टू ईच अदर। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे की स्लाइड में पता लगेगा। ओके, सो फॉर माय पेरेंट्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में मैंने पासपोर्ट लगाया। पासपोर्ट मस्ट बी एटलीस्ट 3 years वैलिड। वो 18 महीने कहते हैं, लेकिन प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप ऐसा कोई भी बड़ा एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर होता है, तो इट शुड बी एटलीस्ट 2 to 3 years वैलिड पासपोर्ट। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए होता है। इट शुड बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। पाकिस्तान में एक स्मार्ट कार्ड बनता है, तो आई सजेस्ट एवरीवन कि आप स्मार्ट कार्ड बनवाएं, क्योंकि उसमें इंग्लिश भी होती है, फिर आपका उर्दू में भी होता है, तो बेसिकली तो इन्हें इंग्लिश ट्रांसलेशन ही चाहिए होती है। सिविल स्टेटस डॉक्यूमेंट में आप एक एफआरसी लगाते हैं, ठीक है। अगर आप अपने पेरेंट्स का वीजा अप्लाई कर रहे हैं तो एफआरसी या तो पेरेंट्स निकलवा सकते हैं अपने बिहाफ पे, या मदर निकलवा सकती हैं। तो उनका पहला एनआईसी आएगा, बाकी आपके रिलेटिव्स आ जाएंगे उस पे। एंड मैरिज सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैरिज सर्टिफिकेट आपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगाना है। एंड ऑल्सो अगर मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में नहीं है तो इट शुड बी ट्रांसलेटेड, ठीक है। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आपने वीजा एप्लीकेशन फाइल के साथ जमा नहीं कराना जो ट्रांसलेटेड ना हो। अगर आप कराची से हैं तो आई कैन शेयर द लिस्ट ऑफ वेरीफाइड ट्रांसलेटर, और इस्लामाबाद पे भी आपको इंटरनेट पे वो मिल जाती है। फोटोग्राफ्स बहुत एक छोटी सी चीज है, लेकिन प्लीज मेक श्योर दे आर विद द राइट बैकग्राउंड एंड अनएडिटेड। अक्सर आप तस्वीर खिंचवाने जाते हैं किसी लोकल फोटोग्राफर के पास, वो चमका देता है आपका के फेस को, तो प्लीज इन चीजों से अवॉइड करें। ये चीजें नोट हो रही होती हैं जब भी आपकी वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा होता है। अनएडिटेड हो, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, और ये सिर्फ इटली के लिए वैलिड है। हर कंट्री का अपना बैकग्राउंड होता है, मेजोरिटी वाइट ही यूज होता है, बट फॉर इटली दिस इज इट। ट्रैवल एटर्नरी में आप एक्चुअली लेट मी मूव फॉरवर्ड, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए, पासपोर्ट, एनआईसी, एफआरसी एंड मैरिज सर्टिफिकेट। फोटोग्राफ्स भी मैंने आपको बता दिया डिटेल में। ट्रैवल इटर्निटी में एक चीज का आपने ख्याल रखना है। अब जैसे मैं नेपल्स में हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स फ्रॉम फेडरिको सेकुंडो यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स।
तो आई मेड श्योर कि जो ट्रैवल इटर्निटी की डेस्टिनेशन एयरपोर्ट हो वो कैपोचिनो एयरपोर्ट हो, विच इज नेपल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैं कह रहा था ना, लॉजिक बनाना बड़ा जरूरी है, कनेक्ट होना बहुत जरूरी है चीजों का। तो व्हेन आर यू कॉलिंग योर पेरेंट्स टू, फॉर इंस्टेंस मैंने अपने पेरेंट्स को ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए बुलाया, तो ऑब्वियसली वो कोई और यूरोपियन कंट्री में तो लैंड नहीं करेंगे ना, या किसी और शहर में लैंड करना भी एक लॉजिकल नहीं है। हाँ, रोम में अगर वो लैंड हो रहे हैं तो इट्स एक्सेप्टेबल, बट अगर मैं उन्हें मिलान में लैंड कराऊं तो एक थोड़ा सा उनके दिमाग में डाउट आ सकता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप क्लोजेस्ट एयरपोर्ट सेलेक्ट करें, जैसे कैपुचिनो है, और रोम का रेस्टोरेंट एयरपोर्ट है आपका। देन प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, ये दोनों चीजें बेसिकली आप वीजा के टाइम तो डमी कराते हैं, लेकिन अगेन अगर आप डमी भी करा रहे हैं तो एक लॉजिकल तरीके से डमी कराएं। तो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन जो है वो मेक श्योर करें कि आपके यूनिवर्सिटी के प्रेमिसेस के अंडर आए, या आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं रेजिडेंस आपकी जहाँ है उसके करीब करीब हो, या फिर सेंटर ऑफ दैट सिटी हो जहाँ पे आप रिजाइड कर रहे हैं या आपकी यूनिवर्सिटी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन ये ना हो कि आपने किसी और शहर का कराया, या जैसे यहाँ आसपास भी शहर है ना, कसरतान एक्सेट्रा। देन इंश्योरेंस जो है वो मस्ट बी एप्लीकेबल फॉर होल ईयू होनी चाहिए, in case even if you're not planning to travel any other country rather than Italy। और पेरेंट्स के केस में आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप जेन्युइन इंश्योरेंस लें, कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी इंसिडेंट होता है तो एटलीस्ट इंश्योरेंस कवर हो, क्योंकि हम एज अ स्टूडेंट उन्हें बुला रहे हैं, तो इट्स ऑलरेडी अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोसेस। उसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता अगर हेल्थ इशू हो जाते हैं तो वो भी फिर आपको बेयर करने पड़ते हैं। तो आई वुड सजेस्ट, बाकी आप लोगों की मर्जी है, कि एक जेन्युइन आप हेल्थ इंश्योरेंस लें पाकिस्तान से जाके, आप इन केस वो रिकवर हो सके। सो दीज आर द ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, मैं जब भी किसी ऐसी जगह पे अप्लाई करता हूँ, अपना भी जब भी वीजा करता हूँ, तो ये मैंने ना एक फॉर्मूला बनाया हुआ है बैंक स्टेटमेंट के लिए। अक्सर लोग पूछते हैं भाई कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, तो आई हैव डेवलप्ड दिस फॉर्मूला फॉर माई सेल्फ, और हमेशा काम करता ही है, और जिसको बताया उसके लिए भी हमेशा काम किया है। और बेसिकली आप पर डे एक्सपेंसेस को मल्टीप्लाई करते हैं डेज ऑफ स्टे से। फॉर इंस्टेंस मैं अपने पेरेंट्स को बुला रहा था, मैंने पर डे 150 रखा। मैंने उनको 10 दिन के लिए बुलाना था, तो मैंने 150 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, आई गॉट 1500। फिर मैंने उसमें टिकट कॉस्ट ऐड करी, वो मेरा एक्चुअल एक्सपेंस होगा यहाँ पे जब वो आएंगे। लेकिन आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, वो जो एक्चुअल एक्सपेंस है उसके 3 टाइम्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला मैं हमेशा यूज करता हूँ, एंड इट वर्क्स, एंड आई होप कि आप लोगों के लिए भी ये काम करे। सो फॉर इंस्टेंस उन्होंने 10 दिन के लिए आना था, तो बैंक स्टेटमेंट वाज अराउंड 30-35 लाख्स बाय पाकिस्तान, एंड इतनी ही मैंने शो कराई। उसके बाद फिर अदर फाइनेंशियल मीन्स में अगर आप हाँ, एक इस चीज में इधर यहाँ एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता चलूं, एज अ स्टूडेंट आप अगर किसी भी फैमिली मेंबर को बुला रहे हैं तो मेक श्योर कहीं भी आप ये मेंशन ना करें कि मैं उन्हें स्पॉन्सर करूंगा। यूजुअली होता ऐसे ही है कि हम पाकिस्तानी लोग हैं, माँ बाप को बुला रहे हैं तो खुद ही स्पॉन्सर करेंगे, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। दे शुड ऑलवेज थिंक कि भाई पेरेंट्स जो आ रहे हैं वो खुद अपने आप को स्पॉन्सर करेंगे, वो सारा खर्चा अपना खुद उठाएंगे, बिकॉज एज अ स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नॉट अलाउड टू स्पॉन्सर एनीवन, एंड सेकंड एज पर देम हमारी जो स्कॉलरशिप होती है जो भी होती है उस बजट में हम स्पॉन्सर कर भी नहीं सकते। दिस इज एप्लीकेबल फॉर मास्टर स्टूडेंट। पीएचडी का थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि उनका हर मंथ सैलरी आ रही होती है, बूस्टअप आ रहा होता है, टैक्स जमा हो रहा होता है। It might be different from for them, but I'm not sure. But for master student, make sure कि आप कहीं भी ये ना लिखें कि जी मैं अपने घर में रखूंगा या मैं खर्चा उठाऊंगा, ऐसा नहीं होता। मतलब आप कर भी सकते हैं, तब भी आप ऐसा ना लिखें। ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पेरेंट्स का वीजा एप्लीकेशन इतना स्ट्रांग हो कि दे कैन अफोर्ड देयर ट्रिप टू इटली। तो फाइनेंशियल मीन्स में एक तो बैंक स्टेटमेंट होती है, उसके अलावा आपके अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में लेट से आपके Excuse me, वालिद, sir. जी जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। I'm a PhD स्टूडेंट। मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपने ये जो बैंक स्टेटमेंट की बात की है, हम तो स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमने अगर अपने पेरेंट्स को बुलाना है तो उसके लिए भी हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि नहीं। हम तो यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए आए हुए हैं। ये बैंक स्टेटमेंट मैं आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। ये सारे डॉक्यूमेंट पाकिस्तान में जो वीजा अप्लाई कर रहा है उसके हैं। ये आपका इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। सो दिस ओके, इट स्टेटमेंट मीन्स कि डिटेल्स। अगर कोई पाकिस्तान से आ रहा है, आपके पेरेंट्स में से फादर और मदर, उसके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। एग्जैक्टली, जी जी बिल्कुल। ओके, और दूसरी बात ये कि ये जो आप मुझे प्रोसेस बता रहे हैं, इसमें ये विजिट वीज़ा पे है या परमानेंट है या कैसे है? फॉर एग्जांपल आपने जो एग्जांपल दिया कि आप अपनी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए बुला रहे हैं, तो उसमें तो मिनिमम आई थिंक 1 ईयर या इसी के अराउंड होगा कि वो वापस जाएंगे उसी टाइम ड्यूरेशन में, या फिर कि वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टे कर सकते हैं आज़म अभी जो है ना, पेरेंट्स। आप अपनी प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लें तो एंड में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो इस तरह ऑर्गेनाइज नहीं होगा। अभी आप प्रेजेंटेशन कंप्लीट करें, फिर उसके बाद हम करते हैं। ठीक हो गया मुदस्सिर भाई। मैम आप बेशक बाद में पूछ लेना, मुदस्सिर भाई का ऑर्डर सर आंखों पे है। ओके ओके, सर, नो प्रॉब्लम। ठीक हो गया। अच्छा, तो बैंक स्टेटमेंट कैलकुलेशन हो गई। अदर डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा था, उनमें आपका जो, अगर आपके वालिद साहब का बिजनेस है या कोई प्रॉपर्टी है, तो भाई जितना हो सकता है उतना शो करें। आपके घर में अगर सोना भी पड़ा हुआ है ना, वो भी आप शो ऑफ कराएं कि जी पैसे ही पैसा है, हम जो है वो पैसे में खेल रहे हैं पाकिस्तान में। बिकॉज फॉर देम, फॉर द वीजा ऑफिसर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको ये लगे कि दे कैन फाइनेंस देयर ट्रिप। ठीक है। तो अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपने ओनरशिप, अगर आपके पेरेंट्स या वालदा जो हैं दे ओन अ बिजनेस, तो आप ओनरशिप डॉक्यूमेंट दिखाओगे। उसके मिनिमम 3 साल के टैक्स रिटर्न्स दिखाओगे। ठीक है। उसके अलावा इन माय केस आई आल्सो रोट अ लेटर हेड, जिसमें हमने लिखा था कि जी, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो अम्मी के नाम पे है, चलाते तो अब्बू ही हैं ऑफ कोर्स। तो हमने लिखा था कि भाई माय फादर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड ही इज रनिंग द बिजनेस, हाउएवर द बिजनेस ओन्ड बाय माय मॉम। तो इस तरह की चीजें आप लिख सकते हैं। एज मच एज क्लियर करेंगे आप उनके डाउट्स अपनी, क्योंकि वो आपसे इंटरव्यू तो लेंगे नहीं, तो यू हैव टू क्लियर ऑल द डाउट्स इन योर वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप अपने बिजनेस के लेटर हेड पे लिखवा सकते हैं कि भाई ये सारी डिटेल्स हैं, मेरे वालिद साहब रन करते हैं बिजनेस, बिजनेस नाम वालदा के नाम है, एंड XYZ। टैक्स रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई भी ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट, वो अगेन आई एम टेलिंग यू, वो उर्दू में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक डॉक्यूमेंट था ऐसा जो कि उर्दू में था, देन वी हैड टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। और अगेन एक बार मैं दोबारा क्लियर करता जाऊं, हमें इटालियन ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। हम यहाँ इस एजुकेशन के लिए नहीं आ रहे हैं। हमने जितने भी डॉक्यूमेंट ट्रांसलेट कराने वो इंग्लिश में कराने। ठीक है। ऑल डॉक्यूमेंट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। और अगर एम्प्लॉयड इंडिविजुअल है, इन केस जैसे मैं भाई का आपको बता रहा हूँ, उनका भी प्रोसीजर अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको कंपनी से एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट चाहिए होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू नीड टैक्स रिटर्न्स फॉर लास्ट 3 years, एंड ऑल्सो फॉर लास्ट 6 month यू नीड सैलरी स्लिप्स। आप सैलरी स्लिप्स जो है वो होनी चाहिए। एंड दिस इज अ sufficient proof कि भाई वो he is working and he's earning and he's able to sponsor his trip to Italy। ठीक है। उसके बाद जो है इनविटेशन लेटर्स एंड कवर लेटर्स। अच्छा, जैसे इन्होंने अभी पूछा था, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है, मैं पाकिस्तान में जो आपका बैठा है, जो मेरे पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मेरे भाई के डॉक्यूमेंट्स हैं, बैंक स्टेटमेंट उन्हीं लोगों की है। मेरा अभी कोई डॉक्यूमेंट इसमें सामने नहीं आया है। ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं, क्योंकि मैं इनवाइट, टेक्निकली मैं इनवाइट कर रहा हूँ उनको। ठीक है। इवन दो आई एम नॉट अ स्पॉन्सर ऑफ देयर ट्रिप, बट आई एम स्टिल इनवाइटिंग देम फॉर माय ग्रेजुएशन। अब यहाँ पे आपने एक लेटर इशू करना होता है। यूजुअली फेडरिको सेकुंडो में ग्रेजुएशन से 10 या 15 दिन पहले आपको ईमेल रिसीव होती है कि भाई योर डेट फॉर ग्रेजुएशन इज XYZ, और 15 दिन आर नॉट सफिशिएंट डेज टू अप्लाई फॉर द वीजा। तो इस केस में आप क्या करते हो, मैंने क्या किया था, मैंने अपने ऑफिस से एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट्स निकलवाई थी, जो कि उन्होंने मुझे लेटर पे निकाल के दी थी, पिक्चर में, सॉरी PDF फाइल उसने मुझे भेज दी थी। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उसमें लिखा हुआ था जी आप 15 जुलाई है, 14 जुलाई, उसने पूरे साल की मुझे डेट्स भेज दी थी। वो लेटर मैंने साथ लगाया, उसमें मेरी जो डेट थी ग्रेजुएशन की वो मैंने हाईलाइट करी। उसके अलावा मैंने अपने जितने भी यहाँ के डॉक्यूमेंट्स हैं, परमेसो दी सोजोर्नो, कोडिसे फिस्काले, रेजिडेंसा,
बैंक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल गाइस। बैंक स्टेटमेंट आप ना ही लगाओ तो बेहतर है। मैंने पर्सनली भी नहीं लगाई थी टू बी ऑनेस्ट। अक्सर औकात ये होता है कि हमारे बैंक स्टेटमेंट को ज्यादा ही हो जाती है, तो वो भी दिखना मैं समझता हूँ कोई अच्छी चीज नहीं है फॉर मास्टर स्टूडेंट। पीएचडी का एक अलग केस होता है, ऑफ कोर्स उनकी एक सैलरी आ रही होती है फिक्स अमाउंट। तो फॉर पीएचडी स्टूडेंट आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप लोग अपनी बैंक स्टेटमेंट्स लगाएं, क्योंकि आपकी सैलरी मंथली आ रही है। मास्टर्स के लिए ऑप्शनल है, आप लगाएं या ना लगाएं, लेकिन परमेसो दी सोजोर्नो कोडिce fiscale and residenza is must for everyone in Italian documents. अदर देन दैट ये आप एक कवर लेटर लिखते हो, कवर लेटर में आप ये एक्सप्लेन करते हो कि भाई क्यों बुलाना चाह रहे हो, एंड यू विल एक्सप्लेन इन दैट लेटर कि आपकी ग्रेजुएशन डेट कब है। एज आई मेंशन यू, मुझे मेरे एडमिनिस्ट्रेशन ने लिस्ट दे दी थी कि भाई आपकी ये ग्रेजुएशन डेट है, आप 15 दिन पहले मुझे बता देना, मैं आपको ग्रेजुएट करवा दूंगा। तो आई हाईलाइटेड दैट डेट इन दैट लेटर। ऑल्सो मैंने कवर लेटर में लिखा कि भाई ये मेरी एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट है, और इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ इनवाइट करना चाह रहा हूँ। एंड आई मेंशन्ड इन दैट लेटर कि दे विल cater their own expenses while they're staying in Italy. ठीक है, अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आप स्पॉन्सर नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ स्टूडेंट हो, आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर करेंगे। देन फ्रॉम पेरेंट साइड आप एक कवर लेटर लिखते हो जिसमें आप सारी चीजें अगेन एक्सप्लेन करते हो कि भाई वी आर गोइंग फॉर टू अटेंड द ग्रेजुएशन सेरेमनी। उसमें आप अपने बैंक स्टेटमेंट का भी थोड़ा सा लिखते हो कि भाई मेरे पास इतनी बैंक स्टेटमेंट है और इतनी अमाउंट उसमें सब जमा है, एंड वी आर विलिंग टू स्पेंड दिस मच अमाउंट। और ओवरऑल हमारी कैलकुलेशन, मैंने आपको बताया था ना एक फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, तो उसमें जो एक्चुअल आपका एक्सपेंस आना है, ठीक है, वो आप लिखेंगे कि भाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि इतना हमारा एक्सपेंस आएगा, तो होटल का इतना है, टिकट का इतना है, अकोमोडेशन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें एक आप डिटेल लिख देते हो। इट शुडंट बी मोर देन 1 पेज। ऑल्सो जो आप कवर लेटर लिखोगे, सो देयर आर 2 कवर लेटर्स, एक जो आप लिखोगे एज अ स्टूडेंट और एक जो आपके पेरेंट्स लिखेंगे, ठीक है। दोनों कवर लेटर्स की लेंथ वो 1 पेज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जितना शॉर्ट लिखें, प्रिसाइज लिखें एंड कंसाइज लिखें। इटालियंस को वैसे भी मुश्किल इंग्लिश समझ नहीं आती है। एंड देन एप्लीकेशन प्रोसीजर है। एप्लीकेशन प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आपने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने हैं। BLS जो है वो आजकल पाकिस्तान में अपॉइंटमेंट्स दे रहा है, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको भी थोड़ा सा बताता हूँ। देन यू विल गिव द बायोमेट्रिक्स, और उसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन ट्रैक करते रहेंगे। जैसे ही आपको वीजा रिसीव होगा, BLS के ऑफिस जाके अपना पासपोर्ट उठाएंगे, उसमें आपको वीजा नजर आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अपॉइंटमेंट थोड़ी जो हम स्टूडेंट्स के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे होते हैं, वो थोड़ी जो है ना उसमें पैसे भी लग रहे हैं और वो मिल भी नहीं रही। जो टूरिस्ट के लिए अपॉइंटमेंट्स है ना, वो बड़ी आसान है। इसमें आई थिंक मैंने लिंक शेयर नहीं किया हुआ, नहीं, आई विल शेयर द लिंक विद यू गाइस। वैसे तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि BLS वीजा अपॉइंटमेंट फॉर इटली, तो पहला लिंक वही आएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ मेंशन करता चलूं कि इटली से वो लिंक आगे नहीं जाता। मैं खोलता था अपॉइंटमेंट लेने के लिए, तो वो कहता था कि भाई यू आर नॉट इन द कंट्री जहाँ से आपने अप्लाई करना है, तो वो आगे नहीं जाता था। इसलिए अब मैंने एक्सटर्नल हेल्प कहाँ कहाँ ली, यहाँ पे ये मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं। मैंने इसमें कंसल्टेंट कोई हायर नहीं किया था, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे बाहर की हेल्प चाहिए थी। तो आई हैव अ फ्रेंड हु इज अ कंसल्टेंट एक्चुअली, लेकिन वो मेरा दोस्त था, तो अपॉइंटमेंट मैंने उसके थ्रू ली, क्योंकि मेरे भाई वगैरह भी पाकिस्तान में नहीं होते, तो अब्बू को और अम्मी को इतना पता नहीं कैसे लेनी है, यहाँ से खुल नहीं रहा था पेज। तो मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे अपॉइंटमेंट लेके दी थी। ड्यू टू वॉर वो पेज उनका जो है उन्होंने बंद किया हुआ था, और कोई अपॉइंटमेंट्स मिल नहीं रही थी, जो बीच में सीन ऑन हुआ था पाकिस्तान इंडिया का। अदर देन दैट बहुत आसान होता है, इनकी पूरा खुली भी होती हैं, आपको इजीली मिल भी जाती हैं अपॉइंटमेंट्स। मेरे ख्याल से 15-20 दिन बाद की मिल जाती है अपॉइंटमेंट। तो यू कैन इजीली टेक एन अपॉइंटमेंट एज अ टूरिस्ट, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है जितना स्टूडेंट्स के लिए होता है, और सिंपल पोर्टल पे होता है। आपने अकाउंट बनाना होता है और उसके बिहाफ पे आपने वीजा अपॉइंटमेंट बुक करनी है। दैट्स इट। उसके अलावा जो डमी टिकट्स और अकोमोडेशन मैंने खुद बुक करी थी यहाँ पे। और अकोमोडेशन शायद आप लोगों को ये पता ही हो, आप booking.com पे जाके कोई भी ऐसा होटल सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर प्री कैंसिलेशन की ऑप्शन हो। वो बेशक जितना भी महंगा हो, वो आपके पैसे भी नहीं कटते, और जब आपका वीजा वगैरह आ जाए यू कैन कैंसिल इट।
यूजुअली मैं booking.com से ही कराता हूँ, और इस दफ़ा मैंने चिंत्राले में एक होटल की कराई थी, और विच वाज क्लोज टू, अब मुझे नाम नहीं पता, लेकिन वो प्री कैंसिलेशन की ऑप्शन थी उसमें। जैसी वीज़ा आया, इफ आई वांट टू कैंसिल, मैं उसको कैंसिल भी कर सकता हूँ। डमी टिकट के लिए भी मैंने एक ट्रैवल एजेंट से ही बात करी थी, लेकिन वो भी हमारे रिश्तेदार हैं। तो बेसिकली आई डिड टुक अ लिटिल बिट हेल्प, लेकिन पूरा प्रोसीजर अगर टेक्निकली देखें तो ये आप खुद कर सकते हैं परफॉर्म बहुत इजीली, कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि वीजा फाइल भी आप खुद लेके जाते हैं बीएलएस ऑफिस, कोई एजेंट या कोई आपका दोस्त यार नहीं सबमिट कराता। So procedure is very simple. Now if you have any question, हाँ okay, so these are the facts. Processing time जो है वो up to 30 days कहते हैं। मुझे 14 दिन लगे। जिस दिन मैंने अम्मी अब्बू गए थे वीज़ा के लिए, उससे 14 दिन बाद उनका वीज़ा आ गया था। एंड द सरप्राइजिंग थिंग इज कि ईद की छुट्टी थी उस दिन, लाइक इट वाज मंडे, बट बीएलएस का ऑफिस खुला हुआ था। एंड देन द अप्रोक्सीमेट फीस इज 30, ये ऊपर नीचे होती रहती है। 23-24 हज़ार थी जब हमने अप्लाई किया था। 3 महीने आप कम से कम अप्लाई करें पहले, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कोई भी अगर बीच में प्रोसीजर होता है या रिजेक्शन आती है तो एटलीस्ट आपके पास चांस है दोबारा अप्लाई करने का। अगेन ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी इन इंग्लिश, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट आपने उर्दू में नहीं लगाना। एज थंब रूल ये होता है कि 90% ऑफ द डॉक्यूमेंट जो है वो डॉक्यूमेंट इंग्लिश में हो। 90% से कहने का मकसद है अक्सर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो उर्दू में लिखे हुए होते हैं, वो आप ट्रांसलेट नहीं करा सकते। तो हर डॉक्यूमेंट को आपने ट्रांसलेट कराना है जो कि इंग्लिश में नहीं है, और ऑथराइज ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट कराना है। ये लिस्ट भी मैं शेयर कर दूंगा मुदस्सिर भाई के साथ, जो कि ग्रुप में डाल देंगे। ऑल्सो वंस यू ऑथराइज, आपने कोड से स्टैंप लगानी होती है। आई एम श्योर आप सबको पता होगा, वो एक शाइनी सी स्टैंप लगती है, वो इम्पोज होती है, उसके ऊपर फिर साइन कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज कॉल्ड, बट वो बड़े इजीली हर जगह से लग जाती है। तो हर ट्रांसलेटेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, मतलब ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट नॉट ओरिजिनल, उस पर आपने वो वाली स्टैंप लगानी है। पहले आई थिंक हमारे दौर में वीएलएस हुआ करता था, लेकिन इस दफा सारा जो प्रोसीजर हुआ है वो बीएलएस के नाम से जो है उन्होंने किया। हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक ये है। एक लिंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, वो मैं कर दूंगा, आई डोंट नो किस चीज का था। And now, and if you have questions you can ask, or also if later on अगर कभी आपके पास सवाल हो तो नंबर और मेरा ईमेल है, you can always contact me. ठीक है आज़म, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अभी जिसके जो सवाल होंगे तो आपने हैंड रेज करना है, हम 1 बाय 1 जो है आंसर आपको करेंगे, और जो बीच में जिनका क्वेश्चन रहेगा तो उनसे आप स्टार्ट कर लें। जो सम्स किसी ने पूछा था, सम्स के नाम से है, तो उनका आप आंसर करें। उसके बाद जिसका जो सवाल है वो हैंड रेज करें, तो 1 बाय 1 जो है हम देख लेंगे। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जब विजिट वीज़ा पे बुलाना है, जैसे कि आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई है, लेकिन मेरा भी फर्स्ट ईयर है पीएचडी का, तो मुझे अगर 2 सालों में बुलाना पड़े तो उसके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी तो बहुत दूर है, तो उससे पहले हम कैसे बुला सकते हैं? देखें, मैं भी यही सपना लेके आया था कि मैं अपने माँ बाप को फौरन बुलाऊंगा, बट मुझे तो यही लगा था कि ग्रेजुएशन सेरेमनी इज द बेस्ट रीजन टू कॉल। उससे पहले भी आप अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट वीजा कि वो घूमने आना चाह रहे हैं, बट उस पे चांसेस थोड़े से कम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिजेक्ट होगा, वीजा लग भी सकता है। आप उन्हें, क्योंकि ये वीजा भी टूरिस्ट वीजा है, इसमें सिर्फ मेरा एक इनविटेशन गया है कि मैं उन्हें ग्रेजुएशन पे बुलाना चाह रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक रीजन दी है, ठीक है। हाउएवर यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर देम टू बी अ टूरिस्ट, कि भाई वो इटली घूमने आना चाह रहे हैं, मेरे से मिलने आना चाह रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि अगर आप डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखती हैं तो उस पर भी आप इजीली बुला सकती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरे जो है वो सिंगल पेरेंट हैं, मेरी मदर है, तो उसमें क्राइटेरिया डिफरेंट होगा या सेम ही होगा? सेम होगा, सेम होगा, बस एक बंदे की एप्लीकेशन जाएगी। ओके, और बैंक स्टेटमेंट भी वो आपका जो फॉर्मूला है 150 इंटू 10 डेज एंड देन उसके बाद आपका जो टिकट के पैसे हैं वो सारा सेम ही होगा, और वो हाँ, बस उनके सिंगल अकाउंट में पे होने अप्लाई, चाहिए? बिल्कुल। और बैंक स्टेटमेंट कोशिश करें कि कम से कम 1-1.5 महीने मतलब आपका बैंक अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैंक अकाउंट कम से कम 6 महीने पुराना होना चाहिए, और उसमें अमाउंट कम से कम 1-1.5 महीने मैच्योर्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने जिस दिन वीजा जमा कराना है उससे एक दिन पहले आपने पैसे डलवाए।
तो यूजुअली जो है लोग ऐसा करते हैं, तो आई थिंक वो फिर उन पे रिजेक्शन आती है कि स्लिप हो जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। अभी भी एक ऐसा केस आया था। तो कम से कम 1.5 महीने के लिए अमाउंट आप उसमें मैच्योर रखें। अच्छा सर, अभी आप बात कर रहे थे अपने भाई की, तो सिबलिंग्स में आप अपने बहन या भाई को जो है वो इनवाइट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स तो ब्लड मैंने ये रिलेटिव। सुना था कि आपका जो रिजेक्शन है उसकी रेशियो बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आसानी से आ सकते हैं, लेकिन सिबलिंग्स में जो है क्योंकि वो एडल्ट्स होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो वीज़ा रेशियो और एक्सेप्टेंस बहुत कम होती है, उसमें रिजेक्शन ज़्यादा होती है। वेल ऑफ कोर्स, लेकिन आप एक्शन तो मतलब डर के तो नहीं बैठ सकते ना, ज्यादा से ज्यादा रिजेक्ट हो जाएगा ना, यही हो ओके। सकता है ना। बट वी हैव टू ट्राई। मतलब मैं चाहता हूँ कि वो आए। मुझे ये अम्मी अब्बू के लिए भी डर था कि उनका भी शायद रिजेक्ट हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बिकॉज आई ट्राइड और वो आ गया। तो यू जस्ट नीड टू ट्राई, बाकी डिसीजन आप अल्लाह ताला पे छोड़ दें, उसके ओके बाद आज़म, नेक्स्ट हमारे पास लाइन में है बिस्मा राव। बिस्मा, आप अपना सवाल पूछें। जी, मेरा क्वेश्चन है कि अगर सिंगल पेरेंट हूँ एंड शी इज़ हाउसवाइफ और उनकी कोई बैंक स्टेटमेंट पर्सनल नहीं है, लाइक शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर ब्रदर, तो इन दैट केस हम अपने पेरेंट्स को कैसे बुला सकते हैं? उसमें आपको अपनी वालदा के बैंक अकाउंट में पैसे डलवाने पड़ेंगे, इवन इफ शी डोंट हैव अ प्रूफ कि वो जॉब करती हैं, बिजनेस करती हैं। बैंक अकाउंट में पैसे डलवाएंगे, और जिस बंदे ने डलवाए हैं या जो बंदा उन्हें स्पॉन्सर करना चाह रहा है, वो उन्हें एज अ गिफ्ट डीड बताएगा या कोई एक रीजन देगा कि मैं क्यों पैसे डलवा रहा हूँ। सो यू हैव टू प्रूव द फंड्स। ठीक है, फॉर ठीक है, इंस्टेंस यानी उस केस में अगर उनके भाई उनको कर रहे हैं फाइनेंस, तो हम उनकी डिटेल्स लगा सकते हैं, अटैच कर सकते हैं? नहीं, आपकी वालदा नहीं। के बैंक अकाउंट, आपकी वालदा की ही डिटेल्स लगेंगी। एक लेटर गिफ्ट डीड के नाम से आता है। तो आपके हम्म। भाई जो हैं वो आपकी वालदा के अकाउंट में पैसे डलवा के, और आप एक गिफ्ट डीड का सर्टिफिकेट लगा सकती हैं कि आपके वालदा के भाई ने उन्हें गिफ्ट दिया ताकि उनकी वालदा अपनी बेटी से जाके मिल सकें, समथिंग लाइक दैट, या ठीक हो उनकी गया, ग्रेजुएशन अटेंड कर सकें। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है हारून अख्तर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हारून भाई। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आज़म के मेंशन है, और बहुत मुबारक हो आपको थैंक यू सो मच कि आपके लगा। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये जो टूरिस्ट और क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं या आउटसाइड होते हैं, मेरे फादर है या मेरी मदर पे वहाँ, इस केस में मैं यहाँ से फाइनेंस कर रहा हूँ, तो सारी डॉक्यूमेंट्स वो मुझे उनके बैंक करवाने पड़ेंगे। हारून भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही है, मुझे frozen है कुछ तो भी मैं- समझ नहीं आया। चीजें ये सारी डॉक्यूमेंट्स इनफ है मैं यहाँ पर। हारून भाई, आपकी आवाज बहुत कट रही थी, मुझे समझ नहीं आया अच्छा। क्वेश्चन। अगर किसी को आया समझ तो काइंडली वो रिपीट कर दें। कुछ नहीं, मुझे भी नहीं आया समझ। मुझे लग रहा था शायद हमारे इंटरनेट का इशू, लेकिन शायद हारून के इंटरनेट का इशू है। हारून भाई, बेशक मेरी ये नहीं चैट आ से रही। राइट कर दें, आप लिख दें। मेन वाइल किसी और का कोई सवाल है तो पूछ सकता है जब तक हारून के इंटरनेट का इशू सॉल्व होता है। ये एक भाई का क्वेश्चन है, मोहम्मद अहमद सलीम, वीजा विजिट कितने ड्यूरेशन का इशू होता है। ओके, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। यूजुअली होता क्या है कि आप जितने दिन की रिक्वेस्ट डालते हो अहमद भाई, उससे कम का ही यूजुअली वो देते हैं। तो लेट से आपने अपने पेरेंट्स को 5 दिन के लिए बुलाना है तो आप 10 दिन की एप्लीकेशन दें। अगर आपने 10 दिन के लिए बुलाना है तो 15 दिन की एप्लीकेशन दें। इन माई केस मैंने जितना डाला था उससे ज़्यादा ही उन्होंने अलाउ किया आने के लिए। इसमें ऐसा नहीं होता कि 3 महीने का लग रहा है, 6 महीने का लग रहा है। पहला वीजा जब भी आप विजिट लगाते हैं यूरोप का पाकिस्तान से, तो वो बहुत कम दिन के लिए लगता है, 1 हफ्ते या 15 दिन के लिए।
तो जितने दिनों के लिए भी आपने बुलाना है उससे डबल डेज की एप्लीकेशन डालें, ये थंब रूल है। और कोई ओके हाँ क्वेश्चन? जी, आवाज आ रही है मेरी अब? जी हारून भाई अब आ रही है, आई होप सो। हाँ, मेरा सवाल मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर मेक श्योर करेंगे मेरी आवाज आ रही है आपको, तो मैं जी रिपीट अब कर देता बेहतर हूँ है। कि एक तो ये है कि कितने अरसे के लिए आपका जो कितने अरसे आपका जो है ये वीजा लगा, ठीक है जी। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जैसे आप जानते हैं कि मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, आई एम एम्प्लॉय, तो क्या मैं इस इटसेल्फ मेरी जो है वो मैं उनको स्पॉन्सर कर रहा हूँ, तो मेरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनफ हैं, या मुझे भी उनके वहाँ पर जो है वो प्रॉपर एक बैंक अकाउंट खोल के फिर उसके अंदर जो है वो पैसे दे के तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी? क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय हैं और वो बाहर भी रहे काफ़ी अर्सा, और टैक्स रिटर्न नहीं है वहाँ पाकिस्तान, और मेरी मदर हाउस वाइफ है, तो ये मैं इस वक्त ये चीज़ें आपसे इन्फॉर्मेशन। हारून भाई ने 2 क्वेश्चन पूछे हैं, एक कितना अरसे का लगा ये चीज मैं बता चुका हूँ, लेकिन हारून भाई आपके लिए मैं दोबारा बताता हूँ। पाकिस्तान से जब भी आप यूरोप का वीजा लगवाते हैं वो बहुत कम दिनों का लगता है, तो लेट से आपने 10 दिन की रिक्वेस्ट डाली है तो वो 1 हफ्ते का देंगे, 5-7 दिन का देंगे। तो थंब रूल ये है कि जितने दिन भी आप बुलाना चाह रहे हैं, पहला वीजे की बात करूं, डबल डेज की रिक्वेस्ट डालें। फॉर इंस्टेंस आपने अगर 10 दिन के लिए बुलाना है तो आप 20 दिन की रिक्वेस्ट डालें। बट अच्छा यही होता है कि पहले वीजा में आप, और 20 दिन की अगर आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं तो फॉर्मूला भी याद रखना है बैंक स्टेटमेंट वाला, कि फिर आप 10 डेज की बजाय 20 डेज लिखोगे उसमें, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट भी बढ़ जाएगी। ठीक है, हर चीज कनेक्टेड होनी चाहिए। तो मैंने 10 दिन का बोला था, मतलब 10 दिन की एप्लीकेशन डाली थी। मेरा थोड़ा मतलब ज्यादा दिनों का है, डबल डेज का उन्होंने दे दिया, लेकिन ऑफ कोर्स इतने दिन तो नहीं बंदा रोक सकता अभी एज अ स्टूडेंट। सो सॉरी, बस इंटरप्ट करो कि मैक्सिमम कितने दिनों के लिए आप लिख सकते हो, मतलब I एक would माह suggest for the first time 10 days or more than enough, 10 और 15 days। बट इन योर केस, जैसे हारून भाई आपके पास मतलब सजोर भी जॉब वाली है और माशाल्लाह से कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास, हर चीज है। इस केस के अंदर प्रोसीजर ही डिफरेंट होता है। इस केस में आप स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। इस प्रोसीजर का मुझे थोड़ा बहुत आइडिया, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ये भी देखा था कि शायद मैं ही स्पॉन्सर कर सकूं। तो आपके केस में सारे स्पॉन्सरशिप लेटर्स जो है ना, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो आपके लगेंगे। उनके सिर्फ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ट्रैवल आइटरनेटिव प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी आप दे सकते हैं, अगर आपके पास घर है और आप उन्हें रखना चाह रहे हैं तो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन भी आपका लग सकता है। सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। उसके अलावा क्या बचता है, लेट मी चेक, और क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यस, दैट्स इट, दैट्स इट। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सारे आपके लगेंगे, और स्पॉन्सर लेटर लगेगा। कवर लेटर में आप ये लिखेंगे कि भाई मैं इतनी यहाँ पे ये जॉब करता हूँ, मेरी ये सैलरी स्लिप्स हैं, ये मेरा लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट है कि मैं इतने अरसे से यहाँ काम कर रहा हूँ और मेरी इतनी सैलरी है और मेरी इतनी सेविंग्स हैं, और मैं इतने दिनों के लिए अपने पेरेंट्स को यहाँ बुलाना चाहता हूँ और आई एम केपेबल अनफ टू फाइनेंस देम। वो आपकी बैंक स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट करेगी कि आप केपेबल अनफ हैं या नहीं है। तो उस केस में आपके पेरेंट्स को बैंक स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू आर स्पॉन्सरिंग देयर वीजा। ठीक है, वो वीजा कहलाता है स्पॉन्सरशिप वीजा कहलाता है। वो भी इसी कैटेगरी में आता है, उसका नंबर सेम ही है, जैसे इस वीजे का नंबर मेरे ख्याल से UKV-17 है, पता नहीं क्या है, उसका भी सेम है। आपको कोई इसके बारे में आइडिया है कि वो कितने अरसे के लिए लगता है? सेम ड्यूरेशन होती है उसमें। हारून भाई, सेम ड्यूरेशन होती है। पहला वीजा जब भी आप लगवाते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो जितने दिन की आप रिक्वेस्ट डालते हैं उतने दिनों के अराउंड आता है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप शुरू में कम डेज का ही डालें, बट इन केस अगर आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, लाइक आपकी इतनी बैंक स्टेटमेंट है कि आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, उसी लिहाज से आप फिर डेज डालें। विजिट वीज़ा जो मेरे ख्याल में मैक्सिमम 90 डेज़ का होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता।
ओके नहीं, इन माय केस हाँ, वो 1 महीने का उन्होंने मतलब ग्रेस पीरियड दिया है और 20 डेज का उन्होंने वीजा, मतलब 20 डेज आप रह सकते हैं इटली में, बट 1 मंथ इज द ग्रेस पीरियड। 1 महीने के अंदर अंदर आपको ट्रैवल करना है। ओके हाँ परफेक्ट, थैंक हाँ, यू मुदस्सिर सो भाई मच। ये आप जो बता रहे हैं ना, ये हम लोगों के लिए अप्लाई होता है जो यूरोप में बैठे हैं, जिनके पास सोजोर्न है। यूजुअली पाकिस्तान के पासपोर्ट के लिए ऐसा कोई सेट ऑफ रूल नहीं है कि वो 3 महीने का हो या 6 महीने नहीं का नहीं, हो। वो हाँ जेनेरिक रूल बता रहा हूँ कि विजिट वीज़ा का हाँ जो जेनेरिक रूल है वो 90 डेज से जी ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी वो वैलिडिटी भी उसकी होती है कि इतने डेज में आपने ट्रैवल करना है, उतने देर एक्सपायर हो रहा है। तो बाकी आपकी बात ठीक है, वो नॉर्मली 5-10 डेज से ज़्यादा का नहीं होता जो आप अप्लाई करते हैं। लेकिन इन जनरल जो मैक्सिमम उसकी लिमिट है, अपर लिमिट जो है वो 90 डेज है। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, किसी और का कोई सवाल है तो वैसे तो चल सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम सेशन क्लोज करते हैं।